नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यूपी पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस परीक्षा में तार्किक बुद्धि परीक्षण से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि कथन और पूर्वधारणा, कथन और तर्क और कथन और निष्कर्ष, ये तीनों चैप्टर को आज के इस एक ही वीडियो में कॉम्पैक्ट रूप से डाला गया है। और इसमें वे सभी प्रश्न हैं जो यूपी पुलिस की परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए हैं। इसमें बाकी किसी भी परीक्षा के प्रश्न नहीं है, न एसएससी के न रेलवे के, केवल वही प्रश्न है जो यूपी पुलिस में इन तीनों टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आप देख लीजिए कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को कैसे ट्रिकी अप्रोच के साथ हम लोग सही और सटीक आंसर तक पहुंच के दो नंबर के कम से कम अगर एक एक भी प्रश्न आते हैं तो 6 नंबर का काम आज का वीडियो आपको करके दे देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूपी पुलिस की पूर्व परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बिल्कुल आसान विश्लेषण के साथ। तो देखिए, पहला हम लोग देखेंगे, सबसे पहले पहला टॉपिक कथन और पूर्व धारणा। तो कथन और पूर्व धारणा के बारे में हम लोग बस थोड़ी सी बात जान लेते हैं। कथन और पूर्व धारणा या पूर्व विचार या कुछ भी लिखा रहेगा। कथन और पूर्व धारणा का मतलब एक कथन रहेगा, उसके बाद पूर्व धारणा लिखा रहेगा या पूर्वानुमान लिखा रहेगा। तो कथन कहने से पहले क्या सोचा गया होगा या उसके मन में क्या बात चल रही होगी, यही बताना होता है। इन तीनों टॉपिक्स में बस थोड़ा थोड़ा का अंतर है। कथन पूर्व धारणा, कथन और तर्क और कथन निष्कर्ष में बस बारीक सा अंतर है। लेकिन अगर इस अंतर को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप गलत उत्तर तक पहुंच जाएंगे। कथन पूर्व धारणा में कथन में यह बताना होता है कि कथन कहने से पहले उस व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहा होगा, तब ये कहा होगा, यह बताना होता है। और कथन और तर्क में कथन के आधार पर आपको अपने तार्किक विचार से अपने सोचकर बताना होता है कि ये कथन के बाद जो तर्क लिखा गया है कितना मजबूत है और कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क मजबूत नहीं है। और कथन निष्कर्ष में आपको कथन में ही बताना होता है कि क्या निष्कर्ष, कथन से ही निचोड़ना होता है। आपको अपना तर्क बहुत कम इस्तेमाल करना होता है। सिर्फ कथन में वो तर्क अगर छुपा हुआ निष्कर्ष तो हां सही है, नहीं कथन में वो निष्कर्ष छुपा हुआ है तो गलत है। तो हम लोग देखते हैं कथन से पहले कौन सी बात सोचकर बोली गई। उस आधार पर यहां पे एक कथन कहा गया है जिसमें कहा गया है कि ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय। तो थोड़ा शब्दों की जानकारी आपको होना चाहिए। गैर नवीनीकरणीय मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो नए पुराने नहीं होते हैं, एक बार खत्म तो खत्म। हां, ये भले हो सकता है कहीं और तेल का कुआं मिल जाए, कहीं और कोयले की खान मिल जाए, लेकिन वो वाली खान अगर खत्म हो रही तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऐसा नहीं कि वो नया पुराना हो रहा है। तो गैर नवीनीकरणीय यानी जो नया पुराना नहीं हो सकता, स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। कोई बोल रहा है कि जो गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला हुआ, तेल हुआ, पेट्रोल, तो इसको अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। तो ये कहने से पहले कहने वाले के मन में क्या विचार रहा होगा, यही पूर्व धारणा में हमें बताना होता है। तो क्या ये विचार रहा होगा अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीनीकरण स्रोत नहीं होगा, ये सोचकर बोला गया है। अरे नवीनीकरण की ऊर्जा के स्रोतों को बचाने के लिए कहा गया, इसका मतलब ये नहीं कि अगली पीढ़ी के पास कोई ऊर्जा का स्रोत ही नहीं रहेगा। तो ये वाला पूर्व धारणा नहीं है सही, यानी कि ये सोचकर नहीं बोला गया होगा कि अगली पीढ़ी के पास कोई ऊर्जा का नवीनीकरण ऊर्जा का कोई स्रोत ही नहीं होगा। दूसरा पढ़ते हैं, यदि ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं जो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी और अन्य विकल्पों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो सही बात है। मान लीजिए कोयले की एक खान समाप्त हो गई तो अब नई पीढ़ी को कुछ अन्य ऊर्जा के स्रोत खोजने पड़ेंगे। तो यह बात बिल्कुल सही है। यही सोच के बोला गया होगा कि अभी से ही हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस पीढ़ी को गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बचा के चलना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी को भी मिल सके। तो केवल दूसरी वाली बात सोचकर बोली गई होगी, यानी दूसरा वाला पूर्व धारणा या अनुमान बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के इवनिंग बैच में पूछा गया था। देखिए, मेरे उत्तर बताने से पहले वीडियो को रोके खुद से उत्तर बताने का प्रयास करें। उसके बाद देखिए कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना प्रश्न गलत हो जा रहा है। कथन क्या है? टेलीविजन एक बुद्धू डब्बा है। बुद्ध लिखा है, थोड़ा सा उसको, बुद्धू डब्बा है। बुद्धू डब्बा है, बुद्धू बक्सा कहा जाता है टेलीविजन को। अब तो थोड़ा सा मोबाइल बुद्धू बक्सा बन गया है, लेकिन एक जमाना था जब लोग टीवी से चिपके रहते थे, बच्चे टीवी से चिपके रहते थे, पढ़ाई पर कम ध्यान देते थे, तो उस समय कहा जाता था कि टीवी बुद्धू बक्सा है, हमेशा नेटवर्क, धारावाहिक, फिल्में देखते रहते थे। तो बुद्धू बक्सा है यानी कि सारा समय आपका नुकसान कर रहा है टीवी।
उस समय के लिए। तो ये क्यों कहा गया था? क्योंकि आपका समय नुकसान करता था टीवी। वैसे टीवी में कुछ अच्छी चीजें भी, समाचार भी आते हैं, अच्छी जानकारी वाली चीजें भी आती हैं, लेकिन जो ज्यादा टीवी से चिपका रहता था उसके लिए कहा जाता था। तो क्या ये सोचकर बोला गया होगा कि टेलीविजन बुद्धू है? नहीं, ये सोच के नहीं कहा गया होगा। टेलीविजन बुद्धू थोड़ी है, आप बुद्धू हैं या चालाक हैं। टेलीविजन खरीदना बंद करें, क्या ये सोच के बोला गया है? नहीं, ये भी सोच के नहीं बोला गया। बस टेलीविजन तो खरीदिए, खूब खरीदिए, जरूरी है खरीदना, लेकिन बहुत कम उसका उपयोग करिए, जितना जरूरत हो उतना करिए, ज्यादा उपयोग अनावश्यक मत करिए। ये सोचा गया, ये नहीं कि टेलीविजन ही मना किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कम टीवी देखिए, ये कहने का स्रोत है। तो ये भी गलत है, और दोनों में से कोई भी विचार इस कथन को कहने से पहले नहीं सोचा गया है। याद रखिएगा, पूर्व धारा नामी है, पूर्व यानी कहने से पहले। पूर्व मतलब पहले क्या धारा बना के ये बात कही गई है, यानी दोनों यहां पे गलत है। आंसर है सी, न तो न, न तो न। देखिए परीक्षाओं में सारा आया हुआ प्रश्न, मॉर्निंग बैच में। अगला प्रश्न है, पढ़ लीजिए और खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, आप लोग भी जानते हैं ग्रुप डिस्कशन, या जीके जीएस का भी ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि ग्रुप डिस्कशन क्यों करने के लिए कह रहा है? तो इससे संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल जो है आपकी अच्छी हो जाएगी। एक दूसरे से किसी समूह को संबोधित करना, किसी से बात करने का स्किल जो है आपके अंदर आ जाएगा। कैसे? ग्रुप डिस्कशन करने से। तो क्या सोचकर ये बोला गया? मान्यता का मतलब वही, उसके मन में क्या मान्यताएं रही होंगी कि उसने ऐसा बोला होगा, यानी बोलने से पहले क्या सोचा होगा, क्या उसके मन में बात चल रही होगी। तो पहला, शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी होगी। तो ये सोचा होगा तभी बोला गया। ठीक है, मैच करता है, जो कि 100%, 90% भी मैच करता है, तो सही है। प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बच्चा चुप ही है, बोल नहीं पा रहा, बाकी लोगों के आगे दब जा रहा है, तो उसे भी उकसाना चाहिए, बोलने का मौका देना चाहिए। तो ये भी सही है, तभी उसका संचार कौशल विकसित होगा समूह चर्चा से। तो ये दोनों ही बातें उसके मन में रही होंगी, तो ये बात उसने बोला होगा। दोनों बातें, मान्यताएं यहां पर सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है डी। धारा 1 और धारा 2 दोनों अंतर्निहित है। पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ। सामान्यतः कोई भी ऐसा कह देता है कि पानी बचाएंगे तभी पृथ्वी बचेगी। तो इसका क्या मतलब, क्या सोचकर मैंने बोला होगा ये बात? क्या ये सोचकर कि पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है? पृथ्वी हमें खतरों से क्यों बचाएगी? हमें खुद बचना पड़ेगा, पृथ्वी को बल्कि बचाना पड़ेगा खतरों से। तो ये नहीं सोचा गया होगा। पानी रंगहीन है कि गंधहीन है कि स्वादहीन है, ये इसका जिक्र इस कथन से क्या मैच करता है? कुछ नहीं। ये बात राम की है, ये रहीम की बात कर रहा है, यानी एकदम अलग बात ही कर रहा है। यहां बात तो पानी को बचाने वाली थी, तो ये कहां से आ गया? तो दोनों ही इसमें गलत साबित हो जाता है। देखिए यूपी पुलिस 2018 की परीक्षा में पूछा गया ये भी प्रश्न है। दोनों निष्कर्ष, दोनों ही पूर्वधारा गलत है। सी आंसर, न तो न। अब वक्तव्य, वक्तव्य का मतलब कथन। देखिए यहां पे पूर्वानुमान लिखा है, तो कभी पूर्वानुमान लिखेगा, कभी पूर्व धारणा लिखेगा, कभी मान्यता लिखेगा। यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय व्यक्ति जो हैं ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण जीतेंगे। यानी खेल कूद को अधिक सरकार प्रोत्साहन देगी तो जो भारतीय खिलाड़ी है अधिक ओलंपिक पदक जीत कर लाएंगे। तो बात बिल्कुल सही है। तो लेकिन बात तो सही है, लेकिन सही गलत नहीं बताना है। ये कहने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा होगा ये बताना है। यही है पूर्व अनुमान। भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते ये सोचकर बोला है। ये कह रहा कि भारतीय अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे, यानी कि कुछ पदक जीतते हैं और ज्यादा जीतने लगेंगे। ये नहीं कि भारतीय स्वर्ण पदक जीतते ही नहीं, ऐसा नहीं है। जीतते होंगे, 2, 4, 10 जीतते होंगे, तो कहा गया कि ज्यादा जीतने लगेंगे। तो ये वाला सोच के नहीं बोला गया, वो गलत। खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा। सही बात है, खेल यही बात इसमें कह ही रहा है, तो डायरेक्ट सही है, यानी केवल दूसरा पूर्वानुमान सही है। आंसर है बी, केवल मान्य, 2 मान्य है। अगला प्रश्न पढ़िए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। वीडियो को रोक दीजिए। महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा, क्या कहा? कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता, मेन शब्दों को आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑफलाइन परीक्षा आपकी, या दिमाग में बैठा लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा। समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए वाहन भत्ता, आने जाने का खर्चा दिया जाना चाहिए। तो ये कहने वाला व्यक्ति, ये करने वाला व्यक्ति, ये सोचने वाला व्यक्ति क्या सोच के बोला होगा, क्या सोच के ये कथन कह रहा है? तो भत्ता जो है समयबद्धता में सहायक नहीं होगा,
तो गलत बात है। वो सोच रहा है भत्ता देने की बात कह रहा है, तो क्या ये सोचकर भत्ता देगा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा? हम पढ़ रहे हैं, क्या ये सोच के कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं। पढ़ रहे हैं तो जरूर मन में कोई उम्मीद है कि हमें पढ़ने से लाभ होगा। तो ये वाहन भत्ता से कह रहे समयबद्धता को सुनिश्चित करने की बात है, इसमें कह रहा कि कोई लाभ नहीं होगा, सहायक नहीं होगा। तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ऐसा तो सोचेगा नहीं। दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते बल्कि विपरीत है, इसलिए ये पूर्वानुमान सोच के नहीं बोला गया। यानी कि राम की बात सोच के वो रहीम की बात नहीं करेगा। दूसरा, अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते, बिल्कुल सही है, क्योंकि वाहन भत्ता जब मिलेगा कर्मचारियों को तो जरूर वो समय पर आने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तो अनुशासन भी और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं, यानी केवल दंड दीजिए पुरस्कार मत दीजिए, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये दूसरा वाला पूर्वानुमान ये रहा होगा, तभी उसने ये बात बोली होगी। यानी उस व्यक्ति के मन में ये बात चल रही होगी तब ये बोला होगा। ये वाली बात बिल्कुल नहीं चल रही होगी, केवल पूर्वानुमान 2 इसमें पूर्वधारणा सही है। आंसर है बी, केवल धारणा 2 अंतर्निहित है। अब हम लोग देख लेते कथन और तर्क। कथन पूर्वानुमान से अब हम लोग आ जाते कथन और तर्क। यानी एक कथन होगा और सामान्यतः 2 तर्क होंगे। तो कथन के आधार, कथन हमेशा ज्यादातर होंगे, जो ज्यादातर क्या अधिक सभी कथन जो होंगे वो प्रश्नवाचक होगा। यानी कथन में कुछ प्रश्न पूछेगा, क्या पेड़ों की कटाई पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्या हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, ऐसा कुछ प्रश्न होगा। और उसके बाद तर्क देगा, हां में या ना में। दोनों हां और ना वाले एक साथ भी सही हो सकते हैं, जरूरी कि हां या ना में से ही कोई एक सही हो। दोनों एक साथ सही हो सकता है, दोनों एक साथ गलत हो सकता है। बस तर्क में दम होना चाहिए, याद रखिएगा, दमदार तर्क होना चाहिए। दमदार का मतलब विश्लेषणात्मक तार्किक जवाब होना चाहिए। कथन में जो प्रश्न पूछा गया उसका तार्किक जवाब मिलना चाहिए उस तर्क से, तभी वो सही होगा। किसी की नकल या किसी की देखा देखी करने वाला तर्क चाहे जितना भी अच्छा रहे वो गलत होता है। इसके कुछ ट्रिक्स हैं। तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को हिट कर रहे हैं, ज्यादा विस्तार वाला वीडियो नहीं है ये। तो पहला कथन है, इसमें पढ़ के खुद से उत्तर दीजिए, वीडियो रोक सकते हैं। क्या निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट में निजी क्षेत्र में भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, या निजी क्षेत्र में यानी अस्पतालों को दिया जाना चाहिए, बस इतना, निजी क्षेत्र में अस्पतालों को दिया जाना चाहिए भारत में। तो पहला कह रहा है हां। हां कहने का मतलब कि हां दिया जाना चाहिए, इतना क्लियर हो गया। अब क्या तर्क दे रहा है, तर्क से ही पता चलेगा कि ये बात तार्किक रूप से सही है या प्रबल है या कमजोर है। वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, चाहे कितना हो भी अच्छी बात रहे, किसी की देखा देखी कहा जाए कि पश्चिमी देशों में ऐसा होता है इसलिए यहां हो, तो यह गलत है। क्योंकि हो सकता है पश्चिमी देशों का वातावरण परिस्थितियां अलग हो, भौतिक संसाधन अलग हो, भारत की परिस्थितियां अलग है या अलग हो। तो किसी की देखा देखी वाली कोई बात रहेगी कि जैसे गांधी जी अहिंसा का पालन करते थे तो हम भी करेंगे, पीटी उषा जूते पहनकर दौड़ती थी तो हम भी दौड़ेंगे, मिल्खा सिंह नंगे पैर दौड़ते थे तो हम भी नंगे पैर दौड़ेंगे। तो ये देखा देखी वाली, नकल वाली, उदाहरण वाली बातें तर्क को कमजोर बनाती हैं। ये तर्क निश्चित रूप से ट्रिक की तरह काम करेगा और ये तर्क कमजोर हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। दूसरा कारण नहीं यानी कि निजी क्षेत्र में नहीं देना चाहिए। ठीक है, कारण देखना है क्यों नहीं देना चाहिए प्राइवेट में, क्योंकि अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। निजी यानी प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो क्या अस्पताल खतरनाक हो जाएंगे? प्राइवेट अस्पताल क्या खतरनाक होते हैं? बिल्कुल नहीं। कई काम ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनियां करें और खतरनाक नहीं, क्योंकि सरकार का भी नियंत्रण होता है। तो ये बात भी यहां पे सही नहीं है। दोनों तर्क कमजोर है, प्रबल नहीं है। यानी आंसर है सी, न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 मजबूत है। यानी कोई तर्क मजबूत नहीं, और ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कोई भी बाहर का प्रश्न आपको यहां नहीं मिलेगा, सारे आपकी परीक्षा के प्रश्न। बस इतना देख लीजिए, आपकी कुछ प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी। क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ये तो आप बात अच्छी तरह से जानते हैं। अधिकांश लोग कहेंगे कि हां, तो हां ना से कोई मतलब नहीं है। हां के बाद जो तर्क है इससे कुछ मतलब है। हां होते हुए भी गलत हो सकता है, ना होते हुए भी सही हो सकता है। इससे सड़क दुर्घटनाओं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। बिल्कुल सही, सड़क दुर्घटनाएं हो जाती, दारू पी के लोग गाड़ी चलाते हैं, या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, परिवार बर्बाद हो जाता है, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल सही तर्क है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, यानी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। कारण क्या देख लिया जाए। यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। तो शराब उद्योग में नौकरियों के खत्म होने के डर से क्या किसी की जिंदगी को दांव पे लगाना सही है? तो ये गलत है। यानी केवल पहला वाला तर्क यहाँ पे मजबूत है, दूसरा तर्क दमदार नहीं है। उन लोगों को कहीं दूसरे जगह विस्थापित करके नौकरी उपलब्ध कराया जा सकता है, काम दिया जा सकता है, लोन दिया जा सकता है। आंसर है ए।
केवल तर्क एक मजबूत है। क्या माता पिता को अपनी बेटियों की को शिक्षित करने में उतना खर्चा करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में करते हैं? प्रश्न पूछ रहा है, यानी बेटों को शिक्षित करने में जितना खर्च माता पिता करते हैं क्या उतना बेटियों पर करना चाहिए? तो पहला कह रहा है नहीं करना चाहिए लड़कियों पर ज्यादा खर्च, ये कहना चाह रहा है। लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ये बात गलत है, आप लोग भी समझ गए होंगे। कह रहा है कि नहीं, ये भी कह रहा है नहीं। इसका तर्क क्या है? हालांकि लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, ये मान रहा है कि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन लगा दिया इसने, माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है, यानी कि विवाह के लिए धन रखना पड़ता है, इसलिए ज्यादा खर्च लड़कियों पर न करे लड़कों के बराबर। इसने माना कि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद कह रहा है कि पैसा उनके पढ़ाई पे न खर्च करे क्योंकि उनको दहेज में देना है, ये कहना चाह रहा है। तो ये भी बात सरासर सही नहीं माना जाएगा तार्किक रूप से। दोनों ही तर्क यहाँ पे आपको भी समझ में आ गया होगा कि सही नहीं, आंसर है सी, न तो तर्क एक और नहीं दो प्रभावशाली है, यानी कोई प्रभावशाली नहीं है। अगला प्रश्न पढ़िए, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर दे सकते हैं। क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? तो आप क्रिकेट देखते हैं, आप ज्यादा बेटर उत्तर देंगे। पहला कह रहा नहीं होना चाहिए एक से अधिक कप्तान, यानी एक ही होना चाहिए। किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहां इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तान के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जा सके। यानी ये कहना चाह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो कप्तान हैं, तो अगर मान लीजिए कहा कि इस खिलाड़ी को वहां फिट किया जाए, पीछे रखा जाए, आगे रखा जाए, या इस खिलाड़ी के बाद इस खिलाड़ी को उतारा जाए, लेकिन हो सकता है दूसरा कप्तान की कुछ अन्य विचारधारा हो, किसी और को उतारना चाहे उसके बाद, तो दोनों में मतभेद हो जाएगा। तो उतना खेल के दरमियान कैसे दोनों के मतभेद को सुलझाएंगे? तो इसके बाद में कुछ दम है, ठीक है। दूसरा, ये कह रहा है कि दो रखना चाहिए। क्यों? कि निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा बेहतर होता है। यानी ये कहना चाह रहे एक से भले दो होते हैं, किसी बात का विचार करने के लिए, अच्छी तरीके से सोचने के लिए एक व्यक्ति हो, अगर उससे अच्छा और होगा यदि दो व्यक्ति मिलकर उस विचार को लें। तो ये भी अपनी जगह पे सही है। देखते हैं संसद भवन में कितने लोग रहते हैं, मिल के कानून बनाते हैं, तो ये भी सही है। दोनों ही अपने अपने जगह पे सही है। तो देखिए यहाँ पे हाँ और नहीं वाला कितना अच्छा उदाहरण है। दोनों ही निष्कर्ष अपने अपने जगह पे तर्क प्रबल हो गए, दोनों प्रभावशाली है अपने अपने जगह पे। क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो कह रहा है कि यानी प्रतिबंध लगा देना चाहिए, इससे भारत में दालों की कीमतें कम हो जाएंगी। तो सही बात है, बाहर दाल जाना कम होगा तो देश में ही रहेगा, देश में रहेगा तो दालों की कीमतें कम रहेंगी। सही बात है, बिल्कुल सही तर्क है। नहीं, ये कारण नहीं प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्यों? इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे कठोर शब्द का इस्तेमाल किया है, यहां केवल दाल के निर्यात की बात की जा रही है, और ये कह रहा है निर्यात उद्योग में सब नौकरियां ही समाप्त हो जाएगी। तो केवल दाल ही निर्यात नहीं होता, बहुत कुछ निर्यात होता है। तो केवल दाल पे प्रतिबंध लगाने से नौकरी ही समाप्त हो जाएगी, कम नहीं होगी, वो भी समाप्त हो जाएगी, वो भी सब नौकरियां समाप्त हो जाएंगी केवल दाल पे प्रतिबंध लगाने से। तो ये भी ज्यादा अतिशयोक्ति है, ये भी सही नहीं है, यानी केवल पहला ही सही है। पहला तर्क प्रबल है, दूसरा तर्क कमजोर है, यानी केवल एक तर्क मजबूत है। क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन मिड डे मील बंद कर दिया जाना चाहिए? तो तर्क कर नहीं, यानी बंद नहीं किया जाना चाहिए। अच्छी बात है, नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान तो कर देता है, बिल्कुल सही है। जो गरीब है उनको कम से कम एक टाइम का भोजन भी मिल जाता है, इसी बारे थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते होंगे, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है बंद कर देना चाहिए मिड डे मील, यानी भोजन नहीं मिलना चाहिए। क्यों? यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करना चाह रहा है, यानी कह रहा है कि गलत लालच में बच्चे स्कूल जाते हैं। तो क्या हुआ, गलत लालच में जाते हैं, इसका मतलब बंद कर दिया जाए। लालच में जाते हैं तो हैं, किसी बहाने पढ़ तो लेते हैं, लालच में जाने से क्या हुआ, गलत है। बात थोड़ी थोड़ी सही है, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए, गलत बात है, इस आधार पर बंद करना है। केवल पहला तर्क मजबूत है, आंसर है ये। क्या भारत जैसे
विकासशील देश में कर को समाप्त किया जाना चाहिए। तो विकासशील है तो कर समाप्त क्यों, और तो बढ़ा देना चाहिए। तो कह रहा है कि नहीं, समाप्त नहीं करना चाहिए। बात तो सही, लेकिन तर्क देखा जाए, हाँ नहीं से कोई मतलब नहीं है तर्क के कमजोर या मजबूत होने पर। कारण क्या दिया जा रहा है, प्रभावशाली कारण होना चाहिए। देश का विकास करने है तो सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत है, बिल्कुल सही है। यानी कि जब सरकार टैक्स लेगी तभी तो देश का विकास करेगी उसी पैसे से, तो टैक्स जरूरी है, समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क, हाँ यानी समाप्त कर देना चाहिए। इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, गलत बात है। राष्ट्र के कल्याण के लिए ज्यादातर टैक्स का इस्तेमाल होता है। तो दूसरा तर्क गलत है, पहला तर्क मजबूत है। आंसर है ए। क्या हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट बाइक चलाना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद बखूबी दे सकते हैं, कोई छात्र दे सकता है। पहला करें हाँ, बहुत लोग बिना बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट के। तो बिना हेलमेट के सवारी करना सुरक्षित और आनंददायक होता है। बहुत लोग सहमत होंगे, लेकिन उन्हें अच्छा भी लगता होगा बिना हेलमेट के बाइक चलाना। लेकिन ये बात क्या है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि गलत है। आरामदायक तो हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन आनंददायक तो हो सकता है, लेकिन सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत बात है। नहीं, ये करा नहीं, हेलमेट पहनकर सवारी करना किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा के लिए बेहतर है, ये बिल्कुल सही है। यानी केवल दूसरा तर्क प्रबल है, मजबूत है। आंसर हो गया बी, केवल दूसरा तर्क मजबूत है। क्या अंतरजातीय विवाह भारत में, अंतरजातीय विवाह जो है अब होने भी लगे भारत में, अंतरजातीय विवाह भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? यानी सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि अंतरजातीय विवाह करेंगे तो आपको 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 2 लाख सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा, यानी ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। ठीक है, जो जाति व्यवस्था के दुर्गुण है उसको यह समाप्त कर देगा, बिल्कुल सही है। नहीं, ये करें कि नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। परिवार प्रणाली से क्या मतलब, परिवार प्रणाली को नष्ट बिल्कुल नहीं करेगा, ये तो जाति व्यवस्था को नष्ट करेगा। तो ये वाला बात गलत है, मजबूत नहीं है, केवल पहला तर्क मजबूत है। अब देखते हैं कथन और निष्कर्ष। अब इसमें क्या अंतर है, तो इसमें कथन लिखा रहेगा और बस इतना ही ध्यान देना है कि कथन से ही आपको निष्कर्ष निचोड़ना है। अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करना है, अपने मन से उत्तर नहीं देना है। कथन में है तो ठीक, नहीं है तो तर्क, कथन जो है निष्कर्ष वो नहीं निकलेगा। पहला है इसमें प्रश्न कर रहा है, स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। अस्पताल की दीवार पर कहीं लिखा हुआ है प्रचार कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा भी पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस की तैयारी के लिए, तो ये ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। कम से कम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए, क्योंकि बेहतर नींद यानी बेहतर स्वास्थ्य। चाहे कितना अच्छा खाना खाए, लेकिन अगर आप 3 घंटे 4 घंटा सो रहे हैं, गलत समय पर सो रहे हैं, कभी 3 बजे सो जा रहे हैं, कभी 4 बजे सो जा रहे हैं, कभी सुबह शाम को 6 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे सो रहे हैं, तो ये गलत है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये देखा जाए। ये कह रहा है कि यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा कोई ये जादू नहीं कि सोएंगे तो रात में पेट दर्द है, सोने से सुबह ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे फोड़ा हुआ है, रात में सोएंगे सुबह ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे किडनी में स्टोन है, रात को सोएंगे तो सुबह ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कैंसर है, मुझे रात में सोएंगे तो सुबह ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं। हाँ, ये है कि सोने से कुछ हमें शरीर स्वस्थ होने की प्रक्रिया थोड़ा तेज हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि रोग ही ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा के कर दिया गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब कह नींद सभी रोगों की दवा है, ये भी बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। सभी रोगों की दवा नहीं, हाँ थोड़ा सा मदद करता है। तो ये भी हमको पूरा सही नहीं लग रहा। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है डी, न तो 1 और न तो 2, दोनों ही में से कोई भी सहमत नहीं है। कथन अब कह रहा है कि वैसा ही, देखिए पिछले प्रश्न जैसा ही यही है प्रश्न, ये भी बस थोड़ा सा घुमा के है। देखिए कांस्टेबल की परीक्षा 2018 में पूछा है, रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। ये चर्चित कथन है कि रोज एक सेब खाइए और अपने आप को डॉक्टरों से दूर रखिए। यानी सेब खाएंगे तो आप इतना स्वस्थ रहेंगे कि डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, कहानी है, स्टोरी है, या एक कहावत है। तो ये क्यों कहा गया, यानी ये कहने का मतलब मेन सेंस ये है कि आप सब कुछ खाते हैं, यानी कि हरी सब्जियां भी खाते हैं, साग भी खाते हैं और दाल भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। उसके बाद
एक सेब भी खा लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आप थोड़ा रोगों से बच जाएंगे, थोड़ा बहुत। इसका मतलब अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है, बचा जा सकता है। संयमित भाषा का इस्तेमाल है, बच जाएंगे ऐसा कह देता तो गलत हो जाता, बचा जा सकता है, यानी कि सब कुछ खाने के बाद अगर सेब भी खा लेते हैं रोज एक तो बचा जा सकता है। संयमित भाषा का इस्तेमाल किया इसलिए सही, अगर कह देता कि रोज एक सेब खाने से आप डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएंगे तो गलत हो जाता है। दूसरा, यदि हर रोज एक सेब, एक नारंगी लिख रहा है, सेब नहीं, खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं, तो नारंगी की तो खैर बात ही नहीं है, तो जब बात ही नहीं है तो बीमार पड़े न पड़े कुछ भी कहे तो वो निष्कर्ष गलत ही होना ही है। जिसके बारे में कथन में कहा गया वही निकलेगा निष्कर्ष में, अपने मन से नहीं निकलेगा। तो केवल पहला वाला जो बात है सिर्फ एक सहमत करने लायक बात है। कक्षा में सभी छात्र जो है, आप ही की कक्षा में सभी छात्र जो है वो तीव्र बुद्धि के हैं। आपके कक्षा के जितने छात्र हैं 100% वो तीव्र बुद्धि के हैं। फिर अगली बात बता रहे कि एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, साफ सी बात है, यानी एक्स जो है वो आपके कक्षा का छात्र नहीं होगा, क्योंकि आपकी कक्षा के तो 100% छात्र तीव्र बुद्धि के हैं और एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, यानी सीधे सीधे मतलब यही है कहने का कि एक्स आपकी कक्षा का छात्र नहीं है। अब देखा जाए निष्कर्ष क्या निकाला है, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है, आपकी कक्षा के तो सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तो यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है, यह गलत है। इसी कथन से निष्कर्ष निकालना है, किसी और की बात यहां पे नहीं हो रही है, न्याय वाक्य नहीं है ये। एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो देखिए सलाह देने वाली बात गलत होगी, सलाह इसमें देना ही नहीं है, बस निष्कर्ष बताना है कि कथन से क्या निष्कर्ष निकलेगा। सलाह देने वाली बात निष्कर्ष गलत होगा, याद रखिएगा। तीसरा, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, ये सीधे सीधे निकल रहा है, कथन से डायरेक्ट निकल रहा है, दोनों मिलाने के बाद डायरेक्ट निकल रहा है, न कोई सलाह और न ही कुछ दाएं बाएं के बाद, डायरेक्ट निकल रहा है। केवल तीसरा वाला निष्कर्ष इसमें से निकलता है, आंसर है सी, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। गुणवत्ता का मूल्य होता है, यानी कि गुणवत्ता बहुत मूल्यवान चीज है। गुणवत्ता यानी क्वालिटी, शिक्षा में क्वालिटी हो या आपके भोजन में क्वालिटी हो, जहां पे रह रहे हैं उसमें क्वालिटी हो, आपके पढ़ाई में क्वालिटी हो, तो क्वालिटी, या जहां से शिक्षा ले रहे हो उस शिक्षक में क्वालिटी हो, तो इसका बड़ा महत्व होता है। तो गुणवत्ता का मूल्य होता है, यही चीज कहना चाह रहे घुमा फिरा के। उसके बाद बता रहे भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है, यानी कि पहले तो बता रहे गुणवत्ता का मूल्य होता है, और दूसरी बात यह बता रहा है कि भारत सरकार जो है शिक्षा पे बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है। तो अब निष्कर्ष से क्या निकलेगा, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधर जाएगी। सही बात है, पैसा खर्च हो रहा है तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत की शिक्षा में जरूर जल्द ही सुधर जाएगी, यानी सुधर जाएगी क्योंकि खर्च किया जा रहा है। अब कर अकेले वाली बात तो ऐसे ही गलत होती है, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है, तो ये गलत है कि केवल पैसे ही से नहीं सुधरेगी। हाँ, पैसा देने से, जैसे हम किसी गरीब व्यक्ति को पैसा दे तो उसकी शिक्षा में सुधार हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि केवल पैसा दे देने से ही वो शिक्षा में सुधार हो जाएगा। वो उसको पढ़ने में मन ही ना लगे या उसका सेहत ही खराब हो, पढ़ ही नहीं पाता हो, तो भी नहीं सुधर पाएगा। तो कहने का मतलब केवल, अकेले, एकमात्र, ऐसा शब्द निष्कर्ष को कमजोर बनाता है, यानी केवल पहली वाला निष्कर्ष जो है इसमें सही होता है। ज्यादा बात न करते हो अगले प्रश्न हम लोग पहुंचते हैं। आंसर है एक्स द्वारा, एक्स नाम का जो भी व्यक्ति होगा उसके बारे में बात हो रही है। एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें क्या है, सभी की सभी पाठ्य पुस्तकें, यानी वो कहानी, निबंध, उपन्यास नहीं है। एक्स ने जितनी किताबें लिखी हैं वो पढ़ने वाली किताबें हैं, यानी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा, ये कहना चाह रहा है। अब दूसरी बात इसी में जोड़ दीजिए, दोनों कथन मिला के निचोड़ना है निष्कर्ष। 3 कथन आ गए तो तीनों मिला के निचोड़ना है। उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी, यानी किसी पब्लिकेशन कंपनी का नाम है एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित के, उसकी कुछ पुस्तकें, सभी पुस्तकें, यानी जितने अगर 100 पुस्तकें हैं तो उसमें से कुछ पुस्तकें यानी 40, 50, 20, 30 पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है, यानी कि बाकी कहीं और प्रकाशित की गई, क्योंकि पुस्तकें तो सभी हैं, ढेर सारी है, और उसमें से कुछ ही एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है, यानी बाकी किसी अन्य पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई होंगी। अब निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है, एबीसी प्रकाशन केवल पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करती है। जैसे मैं कहूं कि इस व्यक्ति ने मुझसे पैंट और शर्ट मेरी दुकान से खरीदा है, तो इसका क्या मतलब कि मैं केवल पैंट शर्ट बेचता हूं? हो सकता है मैं और भी कई चीजें, कच्छा बनियान भी मैं बेचता हूं, या हो सकता है बेल्ट भी मैं बेचता हूं, हो सकता है मैं कोट भी बेचता हूं, लेकिन उसने मुझसे केवल पैंट शर्ट खरीदा, इसका मतलब नहीं कि मैं केवल पैंट शर्ट ही बेचता हूं।
जिस तरह से इसमें कहा है कि एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें और उसकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई। इसका मतलब ये नहीं कि एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को ही प्रकाशित करती है, तो ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। भले एक्स ने उससे पाठ्य पुस्तक छपवाया है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल वो पाठ्य पुस्तक ही छापता है, अन्य क्या क्या छापता है क्या क्या नहीं छापता है इसके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है। एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों के एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई है, ये मैंने पहले ही आपको बताया था, क्योंकि सभी पुस्तकों में से कुछ ही एबीसी ने छापा है, यानी बाकी निश्चित रूप से किसी अन्य पब्लिशिंग कंपनी ने छापा होगा, यानी दूसरा वाला बिल्कुल सही है। अब तीसरा देखते हैं, एबीसी पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। महत्वपूर्ण सिद्धांतों की तो कोई बात ही नहीं है, पाठ्य पुस्तकों की बात है, तो जिसकी कथन में बात नहीं है वो निष्कर्ष हम कैसे निकाले, अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, यानी केवल दूसरा वाला निष्कर्ष यहां पर सही साबित होता है। आंसर है बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा के यहां भले न लिखा है, लेकिन ये 2019 और 20 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है जिसमें कुछ नहीं लिखा गया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, यानी मार्केट में आप घूम रहे तो आपके पास में पहचान पत्र होना चाहिए, कभी दुर्घटना हो जाए तो ये आपके काम आएगा। और दूसरा कह रहा है आपातकाल में के मामलों में उस कार्ड में उसका रक्त समूह संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए, ताकि आपातकाल में उसको सूचित किया जा सके। तो इस दोनों बातों को मिला के क्या निष्कर्ष निकलेगा, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसका समूह का उल्लेख नहीं किया जाता, यानी कि कार्ड में उल्लेख नहीं तो आपको कोई रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता, डॉक्टर चाहेगा तो तुरंत ब्लड ग्रुप चेक करके खून चढ़ा देगा, या कुछ नहीं समझ में आएगा तो ओ ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है, तभी भी चढ़ाया जा सकता है। तो ये बात गलत है। हाँ, डॉक्टर को अगर लिखा रहता तो जरूर कुछ मदद मिल जाती, उसको चेक नहीं करना पड़ता और उसको कुछ लाभ मिल जाता, लेकिन ये नहीं कि बिना प्रमाण पत्र के या जब तक रक्त नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसका उल्लेख नहीं, ऐसा नहीं बात है, ये पूरी तरह से गलत है। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए, यही कह रहा है कि यानी हमेशा लेकर चलना चाहिए। तो ये बात निकलता है, 80% ही निकलता है, लेकिन निकलता है। यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, पुलिस की बात इसमें नहीं की गई है कि जरूरी होता है, आवश्यकता होती है, क्या होती है। तो यहां पे केवल दूसरा निष्कर्ष कथन से डायरेक्ट निकलता है। आंसर है बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।